आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम 500 क्वेश्चनों की छठी क्लास लगाने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे 500 क्वेश्चन किस तरीके से प्रत्येक ऑप्शन को हम अलग अलग एंगल से कर सकते हैं और प्रत्येक ऑप्शन को देख के हम ये बता सकते हैं भी इसका ये उत्तर आएगा, इसका ये उत्तर आएगा और ये प्रश्न हो तो ये उत्तर आएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। 5 क्लासों में हमने 71 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 72 नंबर क्वेश्चन है अपना। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन से संवैधानिक संशोधन से की गई थी? पहले उम्र थी मतदान की 21 वर्ष, अब मतदाता की उम्र है 18 वर्ष। तो इसमें संशोधन नंबर ये दे रखे हैं 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां, 61वां या 86वां संवैधानिक संशोधन। तो आपका जो रियल उत्तर रहेगा वो रहेगा 61वां संवैधानिक संशोधन, ये आपका उत्तर रहेगा। अब 73वां, 74वां और 86वां ये 4-5 संशोधन और देखते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन, ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ये शहरी पंचायत मतलब नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित है। 74वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ये तो देखो संवैधानिक संशोधन है। कौन सा संशोधन है? संवैधानिक संशोधन है ये तो। 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन। ग्राम पंचायत का जिक्र आएगा तो 73वां संवैधानिक संशोधन रहेगा। यदि आपसे पूछे अनुच्छेद, यदि आपसे पूछे भाग और यदि आपसे पूछे अनुसूची, तो आप देखिए क्या करना है आपको। अनुच्छेद 243 इसका रहेगा 243 ए। भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 ए या 9 क। अनुसूची 11वीं, अनुसूची 12वीं। वर्तमान में अनुसूची पूछे 12। तो ये मैंने क्यों बताया आपको? आपके प्रश्न आए ग्राम पंचायत का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, कौन से भाग में वर्णन है, कौन सी अनुसूची में वर्णन है, तो आप बता देना भाग नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 243 और अनुसूची नंबर 11वीं। और आपसे ये पूछ ले 11वीं अनुसूची को कौन से संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, तो आपका उत्तर 73वां आएगा। और भाग नंबर 9 को क्या जिक्र आए तो ग्राम पंचायत से संबंधित रहेगा। ये आपने किया 73वां और 74वां संशोधन। अब अपना है 86वां संवैधानिक संशोधन। इस 86वां संवैधानिक संशोधन में आपने देखा होगा शिक्षा से संबंधित। आपको पता होगा पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, अभी 11 है। 10 से 11 हुए तो 10 से 11 हुए तो शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। शिक्षा का मौलिक कर्तव्य है और शिक्षा का मौलिक कर्तव्य कौन से संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया? 86वां संवैधानिक संशोधन, सन 2002 की बात है। 86वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आया होगा। यदि मैं आपको यह बताऊं 42वां संवैधानिक संशोधन और 44वां संवैधानिक संशोधन की बात करें तो 42वां संवैधानिक संशोधन में जो अपनी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में प्रस्तावना कौन सी? जो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। और उस अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है जो आपने जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उस बुक के अंदर आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक, वो प्रस्तावना है अपनी। उस प्रस्तावना को हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। और उस प्रस्तावना के अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं। जोड़ने की बात आए 42वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना से संबंधित। 44वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है फिर? 44वां संवैधानिक संशोधन कहता है हमारे मौलिक कर्तव्य 7 थे, अभी 6 है, 1 घटा दिया। 1 घटाया तो कौन सा हटाया? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार कौन से संवैधानिक संशोधन से हटाया? 44वां संवैधानिक संशोधन से हटा दिया।
तो यहां तक आपके संशोधन हमने 4 ऑप्शन थे और 2-4 हमने एक्स्ट्रा करे, तो ये पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। वित्त बिल, प्रश्न नंबर 73। वित्त बिल, एक तो होता है साधारण विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। संसद के किस सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है संसद का लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन और लोकसभा को कहते हैं अस्थायी सदन। लोकसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं तो इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष चुनाव, राज्यसभा को हम नहीं चुनते हैं तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। हमने चुना वो आगे जाकर चुनेंगे, उसको बोलते हैं राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रश्न है, वित्त बिल सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश होता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन में या कहीं नहीं। वित्त बिल की बात चल रही है, वित्त बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा के पास यहां से जाता है तो राज्यसभा की चलती नहीं है, वो सिर्फ सुझाव दे सकता है। राज्यसभा सुझाव मानना या न मानना वो लोकसभा पर निर्भर करेगा, और वित्त बिल को राज्यसभा है वो 14 दिन तक रोक सकता है, सिर्फ 14 दिन। आपके प्रश्न आए कौन से सदन की वित्त बिल में नहीं चलती है, तो आपका उत्तर आएगा वित्त बिल में राज्यसभा की नहीं चलती है, सबसे ज्यादा योगदान होता है वो लोकसभा का होता है। ये अपना प्रश्न नंबर 73। अगला प्रश्न अपना, असत्य कथन चांटना है, असत्य कथन। और प्रश्न ये है, प्रश्न ये सारे ऑप्शन है ये लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड है। आपके किससे रिलेटेड है? लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड है, लोकसभा अध्यक्ष का ही टॉपिक मानो आप ये। प्रश्न ये है अपना, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, परंतु अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा है, लोकसभा के भंग होने पर, ये तो भंग होने की बात है, यहां संयुक्त अधिवेशन की बात है। भंग होने पर लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा के गठन तक अपना त्यागपत्र नहीं देता है। लोकसभा को प्रधानमंत्री शपथ दिलाता है। लोकसभा में कोई भी विधेयक लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाता है। समझिए आप प्रश्न को। आप लोकसभा अध्यक्ष को क्लास का मॉनिटर मान लो ताकि आपके थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है? क्लास का मॉनिटर मान लिया आपने, ठीक है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, परंतु अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति ही बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बिल्कुल लाइन सही है। लोकसभा के भंग होने पर नई लोकसभा, देखिए जब हमारी लोकसभा भंग हुई, भंग कौन करता है? प्रश्न आता है भंग। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति भंग करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति भंग करता है। अब राष्ट्रपति ने भंग कर दिया लोकसभा को, लोकसभा को भंग कर दिया तो सारे अपने अपने घर चले गए। इसका इंचार्ज कौन है? लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष। अरे लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ जो मटेरियल है, कुछ जो पावर है, कुछ जो मतलब उसकी जिम्मेवारियां हैं, वो जिम्मेवारियां किसको तो सौंपेगा, और यदि वो सौंपेगा नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष का फिर काम क्या है? तो ये बंदा भंग होने के बाद में तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती। नई लोकसभा आने के बाद में हो सकता है इसी को ही अध्यक्ष बनाते हैं, यदि इन्हीं की पार्टी दोबारा आई है तो। यदि नहीं बनाते हैं तो ये अपना चार्ज नए लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है और वहां से फिर अपना त्यागपत्र इसका मंजूर मान लिया जाता है। अगला प्रश्न, ऑप्शन, लोकसभा को प्रधानमंत्री शपथ दिलाता है,
प्रधानमंत्री, अब देखो लोकसभा अध्यक्ष की शपथ होती नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है, ऐसे तय कथन। तीसरा, आपने कभी देखा है मॉनिटर की कभी शपथ होती है क्लास के अंदर भी मैं शपथ लेता हूं कि क्लास का कार्य अच्छे तरीके से करूंगा, कभी शपथ नहीं होती। आप इसको मॉनिटर मान लो चाहे। लोकसभा में कोई भी विधेयक लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाता। कोई भी विधेयक जो पेश होगा वो लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर ही पेश होगा। आपको पता होगा सदन चल रहा है, सदन में प्रश्न पूछने, भाषण देने या कोई भी क्रिया करनी है, वो लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर ही वो निर्धारित होगी। किससे पहले प्रश्न पूछना है, किससे बाद में प्रश्न पूछना है, इसका काम लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ऐसा तय कथन छंटना था आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग। प्रश्न है लोकसभा को प्रधानमंत्री शपथ दिलाता है, सही आंसर होगा इसका लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से राज्य का चयन कीजिए। समझिए, राज्य और प्रांत। ऑप्शन है भारत, हरियाणा, केरल और 2 व 3 दोनों। अधिकतर बच्चे 4 के निशान लगाते हैं, जो कि गलत है। अपने को तो राज्य ढूंढना है। यदि मैं आपको सीधा बताऊं तो आपका उत्तर रहेगा भारत। भारत क्यों रहेगा? जो देश होते हैं वो राज्य हैं, जो प्रांत है जिस तरीके से हरियाणा है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर जो भी है वो प्रांत है, पर हम बोलते ही हैं हरियाणा राज्य है, राजस्थान राज्य है। हरियाणा में, भारत में इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य कहेंगे देश को और प्रांत कहेंगे अपने वाली जो हम राज्य बोलते हैं उनको। राज्य की क्या परिभाषा होती है? जिनके पास, देखिए क्या परिभाषा है राज्य की। राज्य, प्रांत, यहां मैं लिख देता हूं भारत, यहां मैं लिख देता हूं हरियाणा। क्या होता है? जिनके पास सरकार हो, जिनके पास जनसंख्या हो, जिनके पास क्षेत्रफल हो, जिनके पास प्रभुता हो, यदि उनके पास जो ये जो चारों चीजें हैं उनको राज्य कहेंगे। जिनके पास चारों नहीं है उनको प्रांत कहेंगे। देखिए, हरियाणा का उदाहरण लिया, भारत में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सरकार तो है, सरकार है, सरकार है। पहला ऑप्शन कंप्लीट। दूसरा, हम कहेंगे मैं तो हरियाणा का हूं, और वैसे नागरिकता की बात करें तो हम भारत में भी हैं, तो जनसंख्या भारत की भी निश्चित है, हरियाणा की भी निश्चित है। क्षेत्रफल, हम कहेंगे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का क्षेत्रफल भी फिक्स है, तो ये भी है। प्रभुता भारत की है, हरियाणा के पास नहीं है। ये है क्या चीज? हरियाणा जो नियम बनाएगा वो भारत में लागू नहीं होगा, और भारत जो नियम बनाएगा वो हरियाणा में लागू होगा, वो कंपलसरी है। क्योंकि भारत मतलब केंद्र सरकार जो नियम बनाता है वो सभी स्टेटों में लागू होगा। प्रभुता भारत के पास है, हरियाणा के पास नहीं है, तो इसको राज्य कहेंगे। जिसके पास चारों पॉइंट है, जिसके पास चारों पॉइंट नहीं है तो उसको हम प्रांत कहेंगे। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष से अधिक वाले बच्चों से काम करवाने पर बाल श्रम अपराध की श्रेणी में नहीं आता? बाल श्रम की जिक्र चल रहा है। बाल श्रम, बच्चों से काम करवाने की बात चल रही है। भाई हम कितने बच्चों से काम करवा सकते हैं जो ये ढाबे डूबे पर काम करते हैं, ये जो होटलों में काम करते हैं? भी आप उनसे उम्र पूछोगे तो वो क्या कहेंगे आपसे? तो आपका उत्तर रहेगा 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष या 12 वर्ष। देखिए, जब मतदान की उम्र आए तो आपका उत्तर 18 वर्ष आएगा,
जब सरपंची के चुनाव लड़ने की बात आए तो आपका उत्तर 21 वर्ष आएगा। यदि बाल श्रम की बात आए तो आपका उत्तर आएगा 14 वर्ष से अधिक वाले, 14 वर्ष से अधिक वाले। 12 वर्ष मैंने ऐसे ही लिख दिया। अधिकतर बच्चे 18 के निशान लगाते हैं, अधिकतर। अपना उत्तर क्या है? 14 वर्ष। 14 वर्ष से अधिक वालों से हम काम करवा सकते हैं, 14 से कम वालों से हम काम नहीं करवा सकते हैं। कम से करवाओगे बाल श्रम अपराध है, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो उन मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उस शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद नंबर 23 और 24 आएगा, और 24 के अंदर बाल श्रम का जिक्र है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद रहेगा 23 और 24, और उस 24 में बाल श्रम का जिक्र है। अगला प्रश्न अपना, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? देखिए, एक तो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और एक आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य, और एक आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें आप देखिए मैं क्या लिखूं, क्या है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य हमने लिए रूस से, और नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हमने आयरलैंड से। पहले आप समझिए, हम टॉपिक को समझाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद की बात आई 12 से 35 अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 12 से 35, और इनका अनुच्छेद पूछे नीति निर्देशक सिद्धांत का तो 36 से 51, और इनका अनुच्छेद पूछे तो आपका उत्तर रहेगा 51A। और यदि आपसे पूछे भाग बताओ इनका कौन सा है, तो इसका भाग नंबर 3, इनका भाग नंबर 4, और इनका भाग नंबर 4A। क्या मेरी यहां इतनी बात समझ में आई होगी आपके? अनुच्छेद भी मैंने बताया, कौन से देश से लिया वो भी बता दिया, और कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में जिक्र है वो भी आ गया। प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद नंबर 32 तो इसके बीच में है ना, 12 और 35 के, तो हम कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद नंबर 32 का संबंध किससे है? देखिए, अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद नंबर 17, क्योंकि अपने जो अधिकार है ना वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अपने अधिकार, और संपत्ति का अधिकार। समझिए आप प्रश्न। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपसे पूछे हटाया कौन सा, ये हटा दिया जी, संपत्ति का अधिकार। रह गए कितने? 6। समानता का अधिकार का अनुच्छेद है 14 से 18, इसका है 19 से 22,
इनका है 23-24, इनका है 25 से 28, इसका है 29 से 30, इसका है 32। समझ में आया? समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद नंबर। स्वतंत्रता ये अनुच्छेद है, क्या है ये? अनुच्छेद। समानता का अनुच्छेद रहेगा 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 नंबर अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 नंबर और 24 नंबर अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 नंबर अनुच्छेद, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 नंबर अनुच्छेद, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 नंबर। तो आपका उत्तर क्या आया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका उत्तर है। आप ये आपको बता देता हूं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा कहा है B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। अस्पृश्यता का जिक्र समानता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 17 में जिक्र है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये रहा, उनका तो 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तो आपके ये प्रश्न समझ में आया होगा अपना। अगला प्रश्न अपना, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने से तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है? अब देखिए आप अपना मामला क्या है। देखिए, एक तो है अक्षोभ मंडल और एक है समताप मंडल, एक है मध्य मंडल, एक है आयन मंडल और एक है अपना बरही मंडल। ये अपनी 5 परत है। किसकी परत? वायुमंडल की परत है। इन परतों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है? तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। तो आप देखिए, ऊंचाई तापमान का जिक्र चल रहा है कि तापमान बढ़ने से, देखिए ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान घटेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान कोई बदलाव नहीं, बदलाव नहीं, मतलब समताप, समान ताप, तापमान में कोई बदलाव नहीं। मध्यमंडल, तापमान घटेगा, तापमान तीव्रता से बढ़ेगा। तो आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपके प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से अधिक तीव्रता से बढ़ता है आयन मंडल। और यदि आपसे पूछ भी ले कोई आपकी नॉलेज के लिए, तो देखिए मौसम संबंधी घटनाएं अक्षोभ मंडल में होती है, चाहे वो बादलों की बात हो, चाहे वो कोहरे की बात हो, चाहे कोई और हो। और समताप मंडल में कोई तापमान में बदलाव नहीं आता। ओजोन परत इस मंडल में है। ओजोन मतलब O3, और इसी में अपने हवाई जहाज उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। और जब इनकी बात आएगी तो हम किसका जिक्र उल्काओं से संबंधित है और किसका हमारे उल्का पिंडों से रिलेटेड है, वो हम अगली क्लास में इसी में देख लेंगे, सभी का बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो अगला प्रश्न अपना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पूछे तो भारत की रहेगा K2, और K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन।
भारत की पूछे तो, और इन्होंने पूछा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका उत्तर रहेगा माउंट एवरेस्ट। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और पजल करने वाला है। क्या है? 8,848 48 48 सेम है। आपको ये देखना है क्या वो मीटर में आएगा या वर्ग मीटर में आएगा, किलोमीटर में आएगा या वर्ग किलोमीटर में आएगा। ये अधिकतर पजल करने वाला क्वेश्चन है और जो कि 1-2 बार पेपरों में आया भी है। तो आपका उत्तर देखिए 8,848 मीटर, 8,848 किलोमीटर, 8,848 वर्ग मीटर, 8,848 वर्ग किलोमीटर। देखिए यदि ऊंचाई पूछी है, क्या पूछी है? ऊंचाई, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, यदि एक पूछे तो उसके स्क्वायर नहीं लगता। स्क्वायर कब लगता है? जब क्षेत्रफल हो, एरिया हो। तो ये तो प्रश्न कट ही गया वर्ग वाले, तो ये तो नहीं आएगा। आएगा इन दोनों में से, इन दोनों में से आएगा तो आपका उत्तर रहेगा 8,848 मीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर। क्योंकि आपका देखिए यदि भारत इतना बड़ा है, उसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है, तो ये तो 8848 किलोमीटर है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो भारत की लंबाई आ गई। तो अगला प्रश्न अपना 1759 में 1759 में एक बेदारा का युद्ध हुआ था, और वो किस किस के मध्य हुआ था? समझिए आप प्रश्न को। ऑप्शन है आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों और डचों के मध्य, पुर्तगालियों और अरबों के मध्य, और अंग्रेजों और मुगलों के मध्य। प्रश्न ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 80वां क्वेश्चन। देखिए अपने को 500 क्वेश्चन करवाने हैं। उन 500 क्वेश्चनों में से अब तक हम 80 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। आप 80 क्वेश्चनों को देखिए, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा आपको। हमारा टारगेट है कि 500 क्वेश्चनों में हम प्रमुख क्वेश्चन ऐसे करवाएं ताकि आपके पेपरों में आपका सहयोग करें, आपके ज्ञान में वृद्धि करें। तो हम 80वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। बात तो यूरोपियों के भारत में आगमन वाला टॉपिक है ये। देखिए 1759 में तो बेदारा का युद्ध हुआ था, और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। दोनों ही बता देता हूं, और यह भी बता देता हूं कि भारत में पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। समझिए प्रश्न को। बेदारा का युद्ध 1759 में इन दोनों के मध्य हुआ, और वांडीवास का युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ। वांडीवास का युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ। तो आपका प्रश्न है बेदारा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? डचों और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों और डचों के मध्य। यह आपका उत्तर है। आपसे पूछे वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। और आपसे पूछे पुर्तगालियों और अरबों के बीच में, तो समझिए आप पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। 1498 में कालीकट रास्ते से आए हैं, और कालीकट रास्ते से आने के बाद में इनका जिमोरिन एक हिंदू राजा था, उन्होंने इनका वेलकम किया, स्वागत किया। किसने? जिमोरिन ने। विरोध किसने किया? अरबों ने। अरबों के विरोध के कारण पुर्तगाली मतलब वास्को डी गामा को वापस जाना पड़ा, और बाद में वापस ये दोबारा भी आए हैं। क्या लेकर गए थे वास्को डी गामा भारत से? तो भारत से वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर गए थे, मतलब मसाले। मसाला ऑप्शन आए तो मसाले कर देना, वरना काली मिर्च कर देना, जो कि 60 गुना ज्यादा राशि पर बिकी थी। अगला प्रश्न अपना अंग्रेजों और मुगलों के मध्य के अंदर, तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा
जेम्स प्रथम कौन था, हॉकिंस कौन था, हॉकिंस कौन था और टॉमस रो कौन था, इनका जिक्र आएगा जहांगीर के दरबार पढ़ोगे तब। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम, टॉमस रो, हॉकिंस, इनके कहने पर ही जहांगीर ने यह कहा था जाओ अपना सूरत में व्यापार कर लो। परमिशन किसने दी है? जहांगीर ने, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 में, 1600 में। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? बाबर ने। बाबर कब तक रहा है? 1526 से 1530। कौन रहा है? बाबर। फिर कौन रहा है? हुमायूं। हुमायूं रहा है 1530 मान लो, और 1556 तक। बीच में शेरशाह सूरी भी आता है। और 1556 से 1605 अकबर रहा है, और 1605 से 1628 तक जहांगीर रहा है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्योंकि हुमायूं को गद्दी से उतार दिया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन भारत में सबसे पहले आए थे और भारत स्वतंत्रता के बाद गए हैं? ठीक है, तो प्रश्न अपना ये है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। देखिए, अंग्रेज भारत आए हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है, ठीक है। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है, ठीक है, सहमत हूं आपकी बात से। पर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत को स्वतंत्र होने के बाद में ये तो चले गए, भारत को साम्राज्य सौंप गए और चले गए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और चले गए। भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा तो 26 जनवरी 1950 को मिला है संविधान लागू होने से, पर ये चले गए। डचों ने तो अपनी संपत्ति, आपने पढ़ा, अभी मैंने पिछले प्रश्न में पढ़ाया, बेदारा का युद्ध। बेदारा के युद्ध में क्या काम कराया? डच हार गए, और हारने के बाद में अपनी संपत्ति है वो अंग्रेजों को दे गए और चले गए। प्रश्न आए, डचों ने अपनी संपत्ति किसको बेची? अंग्रेजों को। क्यों बेची? बेदारा के युद्ध में हार गए। अब ऑप्शन इन दोनों में से आएगा, या तो फ्रांसीसी आएगा या पुर्तगाली आएगा। अब समझिए, फ्रांसीसी 1954 में गए, ये 1961। इसका कारण समझिए क्या है। जब आप भारत स्वतंत्रता पढ़ोगे तो उसमें आप रियासतें भी पढ़ोगे, और उन रियासतों के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, कश्मीर रियासत, इनके बारे में आप जब पढ़ोगे तो ये कहेंगे कि इन्होंने 1948 में, इन्होंने 1947 में भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित हो गए, कोई सैनिक सहायता से। जिस तरीके से हैदराबाद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया था, ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया था। और जो ये फ्रांसीसी के अंदर पढ़ोगे, फ्रांसीसी रियासतें पढ़ोगे, फ्रांसीसी बंदरगाहें पढ़ोगे, फ्रांसीसी बंदरगाहें 1954 में भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित की गई, और यहां से फिर फ्रांसीसी 1954 में चले गए। और जो पुर्तगालियों का बात आएगा तो पुर्तगाली जो इलाके हैं, पुर्तगाली जो बंदरगाह हैं, वो 1961 में, 1961 में स्वतंत्र हुए हैं, और फिर पुर्तगाली यहां से चले गए। तो पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली वह पहले आए हैं, लास्ट में गया कौन है? पुर्तगाली। कब गए हैं? 1961 में। फ्रांसीसी कब गए हैं? 1954 में। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, यदि किसी व्यक्ति का तापमान, मेरे पेपर में आया था इसलिए मैंने ये प्रश्न सिलेक्ट किया, वरना नहीं करता मैं। एक तो होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, एक रियोमर भी होता है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। मेरे पेपर में ये आया था कि पानी कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है,
अब अपने को ये तो पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट का पता नहीं था। अब पता होने के लिए मैंने उस टाइम ये पढ़ा था सेल्सियस को फ़ारेनहाइट कैसे बनाते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखो 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, ये आपके ऑप्शन है। 98 डिग्री, 98.4 डिग्री, 98 डिग्री 6 डिग्री, 98.6, 100 डिग्री या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है सेल्सियस, बनाना क्या है फ़ारेनहाइट, तो इसका देखिए C गुणा 9/5 प्लस 32 बराबर F, ठीक है। और यदि आपको करना क्या है, यदि आपको F दिया हुआ हो, F इसमें आप देखें, पहले 1 मिनट एक समझिए, F प्लस 32 गुणा 9/5/9, इसको देखो पहले। C कितना है 37 गुणा 9/5 प्लस 32 बराबर F। इनको हम काटते हैं, 5 7 35, 5 चौके 20, 7.4 की 9 से गुणा करते हैं, 9 चौके 36, 3 9 7 63 और 3 66, 66.6 प्लस 32 इक्वल टू F। तो इनका जोड़ करेंगे 66.6 32 98.46, जो कि मानव शरीर के तापमान से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन उठाया, वरना यहां कोई और भी रख लेता। तो हमने 82 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये भी कर लेना आप। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे बनाते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे बनाते हैं, सेल्सियस से केल्विन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके के क्वेश्चन किए। इनमें आपका जो जो क्वेश्चन आएंगे हम सारे क्वेश्चन लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारी इस वीडियो को देखना, यदि कोई कमी लगे तो कमेंट में बता देना, ये कमी है, हम इसमें आने वाले समय में सुधार कर लेंगे। और पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करना, सब्सक्राइब करना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से हम 83 से आगे चलेंगे और आगे से 2-2 वीडियो डालनी स्टार्ट कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।